बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। लेक्चर नंबर 16 है आईन पाकिस्तान का। आज हमने पार्ट 7 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, द हाई कोर्ट्स। और अगर आप SDEO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बाकी वाले लॉज भी हमारे टेनेंसी एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्ट हमसे मिल सकते हैं। आपको आप इस नंबर पे अगर व्हाट्सएप करें हमें। और आईने पाकिस्तान हमारा चल रहा है। इसके अलावा जो लॉज पीरा के SDEO के पेपर के अंदर मौजूद हैं वो भी इंशाल्लाह जल्द आप तक पहुंच जाएंगे। आप लोगों से एक सपोर्ट चाहिए कि एक तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर लाजमी करें। और सबसे बड़ी फेवर आपकी ये हो सकती है कि हम जो आपको टाइम दे रहे हैं या अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी की मसरूफियात से टाइम निकाल कर अच्छी माड़ी जैसी भी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग फीडबैक लाजमी दिया करें, कमेंट किया करें। और अगर कहीं पे हमसे कहीं कोई अरिथमेटिक मिस्टेक हो जाती है तो वो भी बताया करें, ताकि किसी स्टूडेंट का लॉस ना हो और उसको हम किसी आइंदा लेक्चर में क्लियर कर दें। और दूसरी बात, अगर आपको हमारी ये एफ़र्ट अच्छी लगती है तो आप लोगों से जो है वो दुआ की गुजारिश है। हमारे लिए, हमारी टीम के लिए दुआ करें और हमारे साथ जो कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं उन सब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सब का जो है वो सबको कामयाबी से नवाजे और सबको एक इज़्ज़त के साथ जिस तरह ये लोग मेहनत कर रहे हैं, एक अच्छी सीट, अच्छी रोज़ी और अच्छी सीट पर कौम की और मुल्क की खिदमत करने का मौका दे। मैं भी सबके लिए दुआ गो हूँ। आज हम आगाज़ करते हैं चैप्टर नंबर 3 का। 192 आर्टिकल है हमारा। अ हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस। सेम उसी तरह एक बात मैं और आपको बता दूं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ी है तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह बनती है और उसके जजेस, उनकी अपॉइंटमेंट तो खैर ऑलरेडी 175A में हो चुका है। हाई कोर्ट्स के जजेस भी उसी तरह ही लग रहे हैं। बाकी वाली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको करीब करीब मिलेंगी और आपने होपफुली रीडिंग भी की हुई होगी। तो कोशिश है हमारी कि 12 सितंबर तक जितना भी मैक्सिमम कवर हो सकता है करेंगे। और फिर टेस्ट सीरीज़ का एक आगाज़ करना है हमने, उसके लिए आलमोस्ट ग्रुप तो फुल हो चुका है। मेरी उन तमाम लोगों से जो उस सीरीज़ का हिस्सा बन रहे हैं और जो नहीं भी बन रहे, मैं उन सबको मशवरा दूंगा कि इन लेक्चर्स को साथ साथ करें। आपके पास हो सकता है इसके बाद इतना टाइम ना हो, क्योंकि अभी एक एक दो दो लेक्चर पर डे के हिसाब से आपको मिल रहे हैं। अगर एक दो दिन छुट्टी होती है तो मैं 2-3 लेक्चर ज़्यादा कर देता हूँ, तो आपको तकरीबन उसके अकॉर्डिंग ही मिल रहे हैं। अभी काम ज़्यादा नहीं है, बाद में जब आपको एक साथ 50 लेक्चर्स करने पड़ने ना तो फिर आपसे नहीं होना। ठीक है, आप खा हमारी टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा बन रहे हैं या नहीं बन रहे, आप काम साथ साथ करें। ठीक है। 192 अ हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट क्या होगी? शैल कंसिस्ट ऑफ, वो कैसे बनेगी? चीफ जस्टिस से और सो मैनी अदर जजेस, और बाकी जजेस जो लॉ में या कानूनी लिहाज से प्रेसिडेंट साहब फिक्स करते हैं, उस लिहाज से जितने जजेस ज़रूरी हैं हाई कोर्ट के, उन जजेस प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इन सब के मिलने से हाई कोर्ट बनती है। ठीक है। शेल कंसिस्ट ऑफ, तो ये इस तरह बनेगी। सेकंड क्लास है इसकी, द सिंध एंड बलूचिस्तान हाई कोर्ट शैल सीज टू फंक्शन एज कॉमन हाई कोर्ट फॉर द प्रोविंसेस ऑफ बलूचिस्तान एंड सिंध। तो ये जब आइन आया है तो वहाँ पे ये जब लिखा गया है तो उस वक्त, उससे पहले सिंध और बलूचिस्तान की जो है ना हाई कोर्ट एक थी। ठीक है। और जब ये आइन की बात है, आइन का ये आर्टिकल, तो तब से कहा गया कि ये अलग कर दी जाएगी। आइन पाकिस्तान के नफाज से दोनों हाई कोर्ट्स अलग अलग काम करेंगी। पहले मुश्तरका थी, फिर अलग कर दी, सेपरेट हाई कोर्ट बलूचिस्तान और सिंध की। नंबर 3 में है इसी के सेपरेशन को थोड़ा सा जो है वो क्लैरिफाई किया है कि जजेस की अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, बाकी स्टाफ का ट्रांसफ़र जिस तरह भी यानी पॉसिबल है या ज़रूरी है, वो तमाम तर
चीज़ें जो हैं प्रेसिडेंट शेल बाय ऑर्डर, अपने ऑर्डर से उसको करेंगे, ठीक है। नंबर 5 है द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट मे बाय एक्ट ऑफ मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट बी एक्सटेंडेड टू एनी एरिया इन पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ प्रोविंस। यानी वैसे तो हाई कोर्ट एक प्रोविंस के लिए होती है ना, लेकिन एक्ट ऑफ मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट कोई कानून पास कर सकती है कि कोई ऐसा इलाका, फॉर एग्जांपल फाटा वगैरह के एरियाज थे या कोई और ऐसा इलाका है जो डायरेक्टली सूबे का तो नहीं है, लेकिन वहाँ के केसेस कौन सी हाई कोर्ट सुनेगी, ये मजलिस शूरा कानून बना सकती है। 193 है द चीफ जस्टिस एंड ईच ऑफ अदर जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद, ये मैंने आपको बता दिया कि चीफ जस्टिस और बाकी जजेस, ये 175 ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, ये बड़ी डिटेल में पढ़ा है। सेकेंड क्लास है इसकी, अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। देखें ये क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, 40 ईयर एज होनी चाहिए मिनिमम, और ये आगे लिखा हुआ है नॉट लेस देन 10 ईयर्स, 10 साल से कम उनकी स्टैंडिंग ना हो हाई कोर्ट के वकील के तौर पे, या फिर और इन दोनों में से एक, या फिर उन्होंने कोई 10 साल जुडिशल ऑफिस होल्ड किया हो बतौर जज वगैरह, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसकी देख लें कि जब कंप्यूटेशन होनी है, अगर एडवोकेट वो रहे हैं बिलफर्ज 5 साल और 5 साल वो जुडिशल ऑफिसर रहे हैं, तो या फिर 3 जमा 2 जमा फिर वो जज बन गए, या पहले जज थे फिर वकील रहे फिर जज, यानी वो मुकम्मल तौर पे 10 साल वकील और जुडिशल कोई जज वगैरह की जो टोटल सर्विस है वो 10 साल कंप्यूट इस तरह हम कर सकते हैं, बाई पार्ट्स भी उनको लेके जमा करेंगे तो उनकी 10 साल कंसिडर होगी। और दूसरा ये जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, ठीक है, उनको भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में और सिविल कोर्ट के जज ही समझा जाएगा। ओथ है हाई कोर्ट के पहले के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस, before entering upon office the chief justice of a high court shall make before the governor and any other judge of the high court shall make before the chief justice। ये हलफ जो है ना, चीफ जस्टिस ने देना है गवर्नर के सामने हलफ, और बाकी जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने देना है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने, ठीक है। ये 3rd शेड्यूल में इन सब के जो हलफ नामे हैं वो लिखे हुए हैं। प्रोवाइडेड दैट द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद, देखें अब इस्लामाबाद तो किसी सूबे का हिस्सा नहीं है, तो इस्लामाबाद में अगर किसी ज़ाहिर है चीफ जस्टिस ने तो प्रेसिडेंट को ही देना ना, ठीक है। अब गवर्नर नहीं है, इसलिए जो कैपिटल टेरिटरी है कैपिटल में वो प्रेसिडेंट के पास वो इख्तियार आ जाते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो ओथ या हलफ जो है वो किसके सामने उठाएंगे, प्रेसिडेंट के सामने। और बाकी चीज़ सेम है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, बाकी जजेस उन्होंने उसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने, ठीक है। रिटायरिंग एज क्या है, अ जज ऑफ हाई कोर्ट शैल होल्ड ऑफिस अनटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62, 62 साल तक होते हैं, ठीक है। अनलेस ही सूनर रिजाइंस और ही और इज रिमूव, अनलेस अनटिल उसको रिमूव कर दिया जाए, 62 साल उसने पूरे करने। एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या, एट एनी टाइम जब चीफ जस्टिस मौजूद ना हो, उनकी सीट वेकेंट हो या एबसेंट हो या फिर अनेबल टू फंक्शन यानी परफॉर्म फंक्शन हो, तो प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट वन ऑफ द अदर जज, सेम कोर्ट के एक और जज को एज जो है वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट से भी जज लिया जा सकता है, ठीक है। ये अब 197 है, एडिशनल जजेस एट एनी टाइम द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट इज वेकेंट। ये उसी तरह किसी, जिस तरह चीफ जस्टिस की बात है, इसी तरह आम जज की भी जब सीट वेकेंट होती है या फिर वो अनएबल टू परफॉर्म फंक्शन हो, तो फिर क्या होता है, या फिर फॉर एनी रीज़न इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस, या फिर नंबर ऑफ जजेस बढ़ाना मकसूद हो, द प्रेसिडेंट में, प्रेसिडेंट साहब जो है वो कर सकते हैं इन द मैनर प्रोवाइडेड क्लास 1 के अंदर 193 में जिस तरह लिखा हुआ है,
अपॉइंट अ पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट टू बी एडिशनल। ये जो है उसी लिहाज से एडिशनल जज के तौर पे उनको वहाँ पे किया जा सकता है। वो जितना पीरियड कहेंगे उतने पीरियड के लिए उनको वहाँ का जज समझा जाएगा और वो वहाँ के इख्तियारात के मुताबिक ड्यूटी करेंगे। 198 है सीट ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि ईच हाई कोर्ट इन एग्जिस्टेंस इमीडिएटली बिफोर द कमेंसिंग डे, जब आइन नाफिज हो रहा है तब शैल कंटिन्यू टू हैव इट्स प्रिंसिपल सीट। तो जहाँ जहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो वहीं पे अपनी सीट के साथ मौजूद रहेगी। द हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद जो है फॉर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी शैल हैव इट्स प्रिंसिपल सीट एट इस्लामाबाद, ठीक है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी इस्लामाबाद में ही है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस्लामाबाद में। अब आ जाती है बात बेंचेस की। तो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट हर जगह पे नहीं जा सकती और हाई कोर्ट भी हर जगह पे नहीं जा सकती तो फिर इनके बेंचेस इंश्योर किए गए हैं। ये नीचे ना बेंचेस की जो है वो डिटेल भी बताई हुई है, ठीक है। ईच हाई कोर्ट एंड द जजेस and divisional courts thereof shall sit at its principal seat and the seats of its benches। देखें हाई कोर्ट और उनके जजेस जो है ना अपनी प्रिंसिपल सीट्स पे होंगे जो बेंचेस बनाए जाएंगे एंड मे होल्ड एट एनी प्लेस विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सर्किट कोर्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ सच ऑफ द जजेस एज मे बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस सर्किट कोर्ट्स के लिए भी जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं जजेस को। नेक्स्ट है बेंचेस की ज़रा तादाद है इसके अंदर के। लाहौर हाई कोर्ट के जो बेंचेस हैं वो बहावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी। सिंध हाई कोर्ट के हैं बक्खर और और द पेशावर हाई कोर्ट का जो है ना वो एबटाबाद और डेरा इस्माइल खान। और उसके बाद बलूचिस्तान की जो हाई कोर्ट है वो सिब्बी और तुर्बत, इन दो मुकामात पर जो है अपने बेंचेस रखती है। इसके अलावा अगर बेंच की ज़रूरत पड़ जाए तो ईच ऑफ द हाई कोर्ट्स मे हैव बेंचेस एट सच अदर प्लेसेस। कोई और जगह पे भी बेंच बन सकता है। वो कैसे बनेगा? एज द गवर्नर मे डिटर्मन ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। ये सीएम और कैबिनेट की बात हो रही है और काबीना के एडवाइस पर गवर्नर साहब कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट ऑफ विच द बेंच इज टू बी क्रिएटेड। जिस हाई कोर्ट का बेंच बनाना है उसके चीफ जस्टिस से मशवरा करेंगे गवर्नर साहब ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट पर और फिर ये क्रिएट हो जाएगा। किसी और जगह पे बनाना हो, एक तो ये कर दिए गए हैं ना पहले कि यहाँ पे बने मौजूद हैं, इनके अलावा अगर ज़रूरत पड़ जाए। 5 है अ बेंच रेफर टू इन क्लास 3, ये जो ऊपर बेंच की बात हुई, और स्टैब्लिश अंडर क्लास 4 या अजाफी जो बना है। एक तो ये बने हुए हैं ना ऑलरेडी 3, अगर अजाफी बेंच तो इन सब के लिए एक नई बात है। शैल कंसिस्ट ऑफ सच ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जितने नॉमिनेट कर दिए जाएँ चीफ जस्टिस की तरफ से फ्राम टाइम टू टाइम, लेकिन ये नॉट लेस देन 1 ईयर, यानी किसी की भी नॉमिनेशन जो है किसी बेंच के लिए 1 साल से कम नहीं होगी। चीफ जस्टिस साहब करेंगे नॉमिनेट, वो अपॉइंट हो के आ गए हैं, आगे नॉमिनेट हुए हैं, ये नॉमिनेशन है, ठीक है। ये फ्रेश अपॉइंटमेंट ना इनको कहें, ये ना कहिए कि एक जज है वो 1 साल के लिए हुआ तो उसके बाद रिटायर नहीं हो जाएगा। वो सिर्फ एक सर्विस एरिया है उसका बेंच के लिए, बाकी उसकी ओरिजिनल सर्विस उसी तरह चलती रहेगी। नंबर 6 है द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट शैल मेक रूल्स। ये तो रूल्स वगैरह जो होते हैं वो बेंचेस किस तरह से बनेंगे, क्या क्या स्टाफ किस तरह से होगा, तो ये गवर्नर साहब कंसल्ट करके ना चीफ जस्टिस से तो फिर बनाएंगे। ये कौन कौन, ये देखें किस तरह के assigning the area in relation to which each bench shall exercise jurisdiction vested in the high court। किस इलाके में कौन सा बेंच काम करेगा। एंड फॉर ऑल इंसिडेंटल सप्लीमेंटल यानी अजाफी स्टाफ या बाकी ज़रूरियात जो हैं या कंसिक्वेंशल जिनको हम कहते हैं, बेंच बनाने की फॉलोइंग जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनके लिए भी गवर्नर साहब ही जो है वो कंसल्ट करके चीफ जस्टिस से रूल मेकिंग करेंगे। 199 है अब यहाँ पे एक और बड़ी बुनियादी चीज़ मैंने इस पर शामिल कर दी है कि जो हाई कोर्ट है
रिट की अकसाम मैं पढ़ाऊँगा कि हाई कोर्ट के पास कौन सी रिट्स कायम करने के इख्तियारात हैं, या फिर कौन सी रिट हाई कोर्ट जो है वो इशू करती है। ठीक है, उनके ये ज़रा लैटिन नेम्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं आपको समझा भी देता हूँ और साथ साथ उनकी इम्प्लीकेशन भी बता देता हूँ। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ हाई कोर्ट में, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law। सो जो हाई कोर्ट है ना, ज़ाहिर है ये अब हमारी जो लोअर कोर्ट्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनके बाद पहला ही स्टेप जो है ना हमारा अपील का, वो हाई कोर्ट होता है। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक हम सेशन जज तक चले गए ना, उसके बाद यानी डिस्ट्रिक्ट से जब हम आगे मूव करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना हमारा हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट पे ज़ाहिर फ्लक्स ज़्यादा होगा अपील्स का। अब ये 5 टाइप्स की जो रिट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है, उनको हम कहते हैं रिट पिटिशंस। ठीक है, रिट यानी रिट के लिए दरख्वास्त रिट कायम करनी है अदालत ने। आम आदमी पे तो FIR की दरख्वास्त होती है, जो इदारे होते हैं ये हुकूमत होती है, उनको अगर कुछ डायरेक्शंस दिलवानी हैं तो हम अदालत से कहते हैं कि अपनी रिट कायम की जाए, कानून की रिट कायम की जाए। ठीक है, कानून की रिट कायम। अब कानून की रिट्स की ये बता देते हैं कि 5 अकसाम हैं, और फिर फंडामेंटल राइट्स भी इसके अंदर जहाँ कहीं फिट हो जाएं उनके लिए भी रिट पिटीशन दायर हो सकती है। जब पता चल जाए कि हाई कोर्ट के अलावा कोई एडिक्वेट रेमेडी मौजूद नहीं है, कोई जो है ना सेटिस्फाई हो जाए हाई कोर्ट, तो फिर उनकी एप्लीकेशन रिसीव कर ली जाती है। अब हम देखते हैं किस किस्म की एप्लीकेशन। ए में है मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, हम कमांड, यानी हम हुक्म जारी करते हैं। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीव्ड पार्टी मेक एन ऑर्डर। ये जो अदालत है किसी एग्रीव पार्टी जो है उसके ऊपर, उसकी एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर कर सकती है। कौन सा ऑर्डर, कौन सी रिट? डायरेक्टिंग अ पर्सन परफॉर्मिंग विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। उस हाई कोर्ट के एरिए में कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर बंदा है, उसको डायरेक्ट या डायरेक्शन दे सकती है। फंक्शंस, ये मैंने स्टार्ट में कहा था वी कमांड। मैंडमस का मतलब क्या है? मैंडमस का मतलब क्या है? वी कमांड, हम हुक्म देते हैं। फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन, उस एरिया में फेडरेशन का कोई मामला हो, प्रोविंस का हो या लोकल अथॉरिटी का हो। टू रेफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग ही इज नॉट परमिटेड बाय लॉ। ऐसा काम अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर कर रहा है जो कानूनी लिहाज से ठीक नहीं है, ठीक है, या फिर अगर वो नहीं कर रहा और कानूनी लिहाज से उसको करना चाहिए, इन दोनों मामलात में हम रिट पिटीशन दायर करते हैं और हाई कोर्ट जो उसके ऊपर डायरेक्शन देती है कि फलां बंदा ये काम नहीं करेगा क्योंकि वो कानून में नहीं लिखा हुआ, या फिर फलां बंदा बैठा किस लिए अगर उसने ये काम नहीं करना। तो वी कमांड पहला क्या है? मैंडमस। दूसरी टाइप की रिट कौन सी होती है? हम रिट पिटीशन लेके जाते हैं टू बी सर्टिफाइड, सरशरारी। सरशरारी क्या है? टू बी सर्टिफाइड। किसी अथॉरिटी ने कोई फैसला कर दिया और हमें लगता है कि ये फैसला गैर कानूनी है, हम सर्टिफाई करवाने के लिए अदालत में चले जाते हैं कि ये जो कुछ हमारे साथ हुआ है ना ये गैर कानूनी हुआ। तो अदालत क्या करती है? डिक्लेयरिंग दैट एनी एक्ट डन और प्रोसीडिंग टेकन विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट बाय अ पर्सन। पर्सन मैं आपको समझा देता हूँ, बाद में डेफिनेशन भी है। कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर या इदारा फंक्शन इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन या पब्लिक प्रोविंस या लोकल अथॉरिटी, कोई भी हो सकती है, हैज़ बिन डन और टेकन विदाउट लॉफुल अथॉरिटी। वो अथॉरिटी जो फैसले के अंदर या किसी कार्रवाई में इस्तेमाल हुई है वो अथॉरिटी उसके पास नहीं थी, या फिर वो एक्ट जो है वो लीगल नहीं था, ठीक है, तो वो फिर डायरेक्शन देती है कि इसकी कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। ये वाली रिट सरशरारी टू बी सर्टिफाइड, हम वो हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देती कि ये चीज़ इस तरह नहीं हो सकती, बस इलीगल है, ठीक है। और वो चीज़ फिर क्या होती है? विदाउट लॉफुल अथॉरिटी इज ऑफ नो लीगल इफेक्ट। अब उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो जो हुक्मनामा जारी हुआ था फारिग। अच्छा, ऑन द एप्लीकेशन, ये दो तो ये हो गई ना, मैंडमस और सरशरारी। उसके बाद है नेक्स्ट
ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन मेक एन ऑर्डर, फिर अगली एक और रिट, कौन सी रिट पिटीशन हम दायर कर सकते हैं कि अदालत जो है ना वो कानून की रिट कायम करे। किस तरह? डायरेक्टिंग हैबियस कॉर्पस प्रोड्यूस द बॉडी। एक बंदा किसी इदारे ने अरेस्ट किया हुआ है और दरख्वास्त गुजार का कहना है कि हमारा बंदा गैर कानूनी तौर पे पकड़ा हुआ है या गैर कानूनी लिहाज से रखा हुआ है, दोनों चीज़ें। तो डायरेक्टिंग दैट, तो क्या डायरेक्शन हो सकती है? दैट अ पर्सन इन कस्टडी विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, उसी तरह हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता हो, बी ब्रॉट बिफोर इट, हाई कोर्ट के सामने लाया जाए। दैट द कोर्ट में सेटिस्फाई इट सेल्फ, कि कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई करे अपने आप को कि ही इज नॉट बीइंग हेल्ड इन कस्टडी विदाउट लॉफुल अथॉरिटी। ठीक है, कि वो बंदा जो है वो कानूनी लिहाज से ही पकड़ा हुआ है। ठीक है, कि ही इज नॉट बीइंग हेल्ड, वो इस तरह नहीं पकड़ा हुआ कि लॉफुल अथॉरिटी नहीं थी, कानूनी जवाब से पकड़ा हुआ। पहली चीज़ वो हमें सेटिस्फाई करे हाई कोर्ट को, और दूसरी चीज़ हाई कोर्ट इस चीज़ से सेटिस्फाई होना चाहती है या कि इन एन अनलॉफुल मैनर, पकड़ा किस लिहाज से? एक तो ये है कि उसकी जो कस्टडी है उसकी अथॉरिटी थी, और दूसरा पकड़ने का मैनर, इसमें कस्टडी भी आ सकती है, कैसे रखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर हाई कोर्ट जो है वो सेटिस्फेक्शन मांगती है जिस इदारे ने पकड़ा हुआ है उससे, इन दोनों चीज़ों के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं हेबियस कॉर्पस, यानी प्रोड्यूस द बॉडी, यानी बंदा पेश किया जाए। 3 टाइप्स की रिट हो गई, ये 3 टाइप की एप्लीकेशन देख लें हाई कोर्ट को जा रही। नेक्स्ट एक और है, बल्कि 2 और होंगी, मैं आपको बता देता हूँ। ये 4 नंबर पे ये आती है कोवरंटो। कोवरंटो क्या? वारंट वही अथॉरिटी को कहते हैं ना। कोवरंटो का मतलब बाय व्हाट वारंट्स, बाय विच अथॉरिटी। आपने जनाब ये काम किया है, किस अथॉरिटी के तहत किया है, ये पूछने के लिए ये वाला हुक्मनामा, ये वाली रिट भी अदालत की तरफ से हम रिट पिटीशन दायर करते हैं, और अदालत जो है वो रिक्वायरिंग अ पर्सन विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट होल्डिंग और पर्पटिंग टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस, जिसके पास कोई पब्लिक ऑफिस हो, उसे हम हाई कोर्ट डायरेक्ट करती है टू शो अंडर व्हाट अथॉरिटी ऑफ लॉ ही क्लेम्स टू होल्ड दैट ऑफिस। जिस ऑफिस में, जिस सीट पे वो बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, इसमें पब्लिक ऑफिस मीन ये पॉलिटिकल पोस्ट भी बाज़ औक़ात आ जाती हैं कि आप नाअहल थे, आपने फलां इस तरह के केसेस थे, तो आप तो ये बन ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो उसमें भी इसी तरह के होता है कि आप ये ऑफिस होल्ड कर किस तरह कर रहे हैं, आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है। कोवरंटो बाय व्हाट वारंट्स या बाय विच अथॉरिटी इसका मतलब होता है। तो ये तो हो गई 4। अब एक और ज़ाहिर है जब प्रोसीडिंग्स होती हैं तो लोअर कोर्ट में अगर कोई सब्सटेंशियल लॉस का ख़तरा है तो फौरी तौर पे कोई ना कोई जो है चले जाते हैं हम हायर कोर्ट के अंदर। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स इसके अंदर होंगी, अब हम वो कानून तो नहीं पढ़ रहे, तो उसको हम कहते हैं प्रोहिबिशन। ठीक है, टू स्टॉप। अब ये हाई कोर्ट कहती है कि इंफीरियर कोर्ट्स जितनी भी होती हैं, लोअर कोर्ट्स, उनको कहती है कि कार्रवाई रोक दें और डायरेक्ट ट्रायल आगे शिफ्ट कर दिया जाता है, या फिर किसी और टाइप की कोई चीज़ उसमें शामिल करवाई जाती है। ये प्रोसीडिंग में एक किस्म का स्टे तो खैर एक और टाइप होती है। प्रोसीडिंग को रुकवाना, स्टॉप, प्रोसीडिंग एज इट इज़ रोक दी जाए, आगे प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो उस किस्म की जो रिट पिटीशन होती है इसको हम प्रोहिबिशन में लेके जाते हैं, और ये जो डायरेक्शन होती है ये इसको हम प्रोहिबिशन कहते हैं। 4 हो गई, सॉरी 5 हो गई। 5 टाइप्स हैं रिट्स की जो अदालत कायम करती है, और हम रिट पिटीशन दायर करते हैं। ठीक है, रिट के लिए दरख्वास्त देते हैं कि अदालत कानून की रिट कायम करे। आगे अब चूंकि ये ऑलरेडी बात हो भी चुकी है कि ये चैप्टर 1 और 2 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं सुप्रीम कोर्ट उन पे सुनती है और हाई कोर्ट भी उनके ऊपर सुनती है। ठीक है, यानी कोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स जहाँ भी मुतासर होंगे दरख्वास्त ले लेगी। ठीक है, तो ये इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ये भी अब ये 6ठी टाइप समझ लें, यानी उस रिट की टाइप्स तो नहीं है लेकिन फंडामेंटल राइट्स ऊपर वाली रिट्स में कहीं पे भी इन्वॉल्व होंगे तो ये फंडामेंटल राइट्स के की अलग से दरख्वास्त हो जाएगी। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीव्ड पर्सन मेक एन ऑर्डर गिविंग सच डायरेक्शन टू एनी पर्सन और अथॉरिटी इंक्लूडिंग एनी गवर्नमेंट हो
जो एक्सरसाइजिंग एनी पावर और परफॉर्मिंग फंक्शन, कोई भी इदारा हो, गवर्नमेंट हो, जो उस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है, मे बी अप्रोप्रिएट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। तो किसी भी इदारे से कहा जा सकता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको इंश्योर करवाया जाए। ज़ाहिर सी बात है किसी बंदे के साथ ज़्यादती होगी, कोई ना कोई फंडामेंटल राइट तो जो है वो मुतासर तो होगा, पर अदालत अथॉरिटी से कहेगी कि इसका ये फंडामेंटल राइट मुतासर हो रहा है, इसके बुनियादी हुकूक को मुतासर ना होने दिया जाए अपनी प्रोसीडिंग के अंदर। नेक्स्ट है कि ये रिमूवल ऑफ डाउट, ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी आया था कि ऊपर वाली जो रिट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी तो रिट्स दायर होती हैं ना, तो ये वाली जो रिट्स हैं या एप्लीकेशंस हैं, इनके अलावा अब ये जो सो मोटो एक्सरसाइज थी वो उसकी ये ख़त्म कर दी गई। एप्लीकेशन में एप्लीकेशन के कंटेंट के लिहाज से ही ऑर्डर दिया जा सकता है, इसके अलावा सो मोटो वाली बात यहाँ पे जो है ना वो रिमूव कर दी है। सेकंड क्लास है इसकी, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू मूव अ हाई कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट के लिए जब हम मूव करते हैं, कन्फर्ड बाय चैप्टर 1, टू शैल नॉट बी एब्रिज्ड, तो यानी उन्होंने कहा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स के लिए मूव करना है ना, ये वाला राइट्स किसी से जो है वो नहीं छीना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एन ऑर्डर शैल नॉट। अब ये एक और चीज़ है, ज़रा गौर कीजिए। कुछ इदारों को इस्तिस्ना मिलने लगा है कि हम किसी भी बंदे के ऊपर रेट पटिशन जो है वो अदालत में जो है वो दायर कर सकते हैं, लेकिन किसके खिलाफ नहीं हो सकती। एन ऑर्डर शैल नॉट बी मेड, ज़ाहिर है रेट पटिशन दायर होगी तो ऑर्डर होगा ना। एन ऑर्डर शैल नॉट बी मेड अंडर क्लास 1, ये जो ऊपर हमने देखी है, ऑन एप्लीकेशन मेड बाय और इन रिलेशन टू अ पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेज है उनसे मुंसलिका बंदे के लिए हाई कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती, फॉर द टाइम बीइंग सब्जेक्ट टू एनी लॉ रिलेटिंग टू एनी ऑफ दोज फोर्सेज in respect of his terms and conditions of services, in respect of any matter, ये इन सारे मामलात में। ठीक है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन, या उसने कोई एक्शन लिया है अपनी जॉब के लिहाज से। आगे देखिए ज़रा, वेयर जहाँ पर एन एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन आई है, इज मेड टू हाई कोर्ट फॉर एन ऑर्डर अंडर ये 1A, C और 1 ऊपर जो एप्लीकेशन आई हैं, उनमें अब देखते हैं कि हाई कोर्ट करती क्या है। हाई कोर्ट के 2 ऑर्डर होंगे, एक तो इंटरम ऑर्डर होगा ना, अबूरी फैसला जो होता है फौरी, दूसरा होता है डिटेल्ड फैसला। अब अबूरी फैसला तो एक किस्म का स्टे ऑर्डर होता है कि जी इस काम को यहीं पर रोक दिया जाए और ये इस तरह डिक्लेयर कर दिया गया। अब आइन ये कहता है कि अगर इंटरम ऑर्डर कोई पब्लिक वर्क में रुकावट डाल रहा है तो इंटरम ऑर्डर जो है वो नहीं होगा। ठीक है, और अगर जो इंटरम ऑर्डर जारी करना भी है तो जिस इदारे के ख़िलाफ़ रिट हुई है वहाँ का जो लॉ ऑफिसर है, या फिर अगर गवर्नमेंट्स की हम बात करते हैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए एडवोकेट जनरल होता है और फेडरल गवर्नमेंट के लिए अटॉर्नी जनरल होता है। तो ये साहब सुने जाएंगे और सुनने जाने के बाद इंटरम ऑर्डर जो है वो हो सकता है, लेकिन वो 6 महीने तक रहेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा और 6 महीने के अंदर जो डिटेल्ड ऑर्डर हाई कोर्ट को जारी करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी चीज़ वही है जो मैंने आपको बता दी है। द मेकिंग ऑफ एन इंटरम ऑर्डर वुड हैव द इफेक्ट ऑफ, अगर यानी ये देखें ज़रा, इसमें जो एप्लीकेशन आई है, the making of an order would have the effect of prejudicing or interfering with the carrying out of public work, अगर public work में रुकावट डाल रहा है, of otherwise being harmful to public interest, या फिर public interest या public property के लिए harmful है वो interim order जो हाई कोर्ट देने लगी है, और impeding the assessment or collection of public revenue, या फिर public revenue की बात है वो impede हो रहा है, उसमें रुकावट बन रही है। अब नेक्स्ट ये है कि जब कोर्ट ऑर्डर करेगी, एक तो ऊपर ये बातें लिखती गई है ना कि कोर्ट जब कोई सब्सटेंशियल लॉस होगा या पब्लिक प्रॉपर्टी को या पब्लिक वर्क को,
तो ऑर्डर नहीं होगा। अब जब ऑर्डर करेगी अदालत तो कैसे करेगी? द कोर्ट शैल नॉट मेक एन इंटरिम ऑर्डर अनलेस यानी कब करेगी? अगर करेगी तो अनलेस द प्रेस्क्राइब्ड लॉ ऑफिसर हैज़ बिन गिवन नोटिस, जब तक उसको नोटिस ना दिया जाए। और नोटिस देने के बाद क्या होगा? एंड ही और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम इन दैट बिहाफ हैज़ had an opportunity of being heard and the being heard। पहली चीज़ नोटिस देना, नोटिस मिला उस इदारे को जिसके खिलाफ ये बात हुई, फिर उनका जो एजेंट था, कोई लॉ ऑफिसर था, उसको सुना गया, उसकी हियरिंग हुई अदालत के अंदर, और फिर रीज़न लिखी गई, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, फैसला क्यों हो रहा है इसमें सेटिस्फाई भी करना है अदालत ने कि ऊपर वाली जो चीज़ें हैं ये इन्वॉल्व नहीं हो रही, को पब्लिक वर्क जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, दैट द इंटरम वुड नॉट हैव सच इफेक्ट एज अफोर्सेड, जो ऊपर बात हुई है इस तरह का इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ ये है कि वुड हैव द इफेक्ट ऑफ सस्पेंडिंग एन ऑर्डर और प्रोसीडिंग विच ऑन द फेस, यानी जो भी ये फैसला है, जो भी ये जुरिस्डिक्शन है, इसके अंदर किसी किस्म का वो लॉस नहीं हो रहा जिस वजह से ये ऑर्डर बुनियादी तौर पे रोका गया है। ठीक है, अगर करना है तो इन सारी चीज़ों को देख के करना है। नेक्स्ट उसकी वैलिडिटी क्या है? एन इंटरिम ऑर्डर मेड बाय हाई कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट टू क्वेश्चन द वैलिडिटी और लीगल इफेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर मेड प्रोसीडिंग टेकन, यानी ठीक है, अथॉरिटी विच हैज़ बिन मेड दैट ओके एनी लॉ विच इज़ स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल, उसमें जो लिखी हुई हैं चीज़ें, द स्टेट प्रॉपर्टी, या इन सारी चीज़ों के लिहाज से देखकर इसकी जो एक्सपायरेशन है 6 मंथ होगी। ठीक है, फॉलोइंग द डे ऑन विच इट इज़ मेड, जब ये जारी हुआ उससे अगले दिन से स्टार्ट होके 6 महीने तक ये इसकी एक्सपायरी होगी। और अगली चीज़ ये एक्सपायर हो जाएगा प्रोवाइडेड दैट द मैटर शेल बी फाइनली डिसाइडेड, जो अबूरी फैसला आया है उसके बाद जो मैटर शेल बी फाइनली डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंटरिम ऑर्डर इज मेड। जब ये इंटरिम ऑर्डर आया तो इन सारी चीज़ों को इंश्योर करके कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक वर्क को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा इंटरिम ऑर्डर, तो उसकी एक्सपायरी के अंदर अंदर उसको फाइनल या डिटेल्ड ऑर्डर भी देना है। ठीक है, 4B क्या है? एवरी केस इन विच ऑन एन एप्लीकेशन अंडर क्लास 1, ये जो ऊपर बात हो रही है, the High Court has made an interim order shall be disposed of by the High Court on merit within 6 months from the day on which it is made, unless the High Court is prevented from doing so for sufficient cause to be recorded। अगर वो फैसला नहीं करेगी तो फिर बताएगी कि ऐसा करने से उसको किस चीज़ ने या किस कानून ने या किस लिहाज से रोका गया है। ठीक है, या कौन सा कानून उसको ऐसा करने से रोकता है। उसके बाद इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, पर्सन कौन होगा? यहाँ पे पर्सन की बात हुई ना, पर्सन और लॉ ऑफिसर दो बातें हुई हैं, दोनों की यहाँ पे डेफिनेशन भी बता दी कि पर्सन कौन हो सकता है। ज़ाहिर है रिट्स है ना, तो इंक्लूड एनी बॉडी, पॉलिटिक और कॉरपोरेट और अथॉरिटी, कोई भी हो अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कहीं पे भी किसी भी किस्म का जो इदारा अदर देन सुप्रीम कोर्ट आर अ हाई कोर्ट, किसी और हाई कोर्ट में, या ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर अ लॉ रिलेटिंग टू आर्म्ड फोर्सेस। ये तीन देख लें, सुप्रीम कोर्ट और ये कोर्ट ट्राइब्यूनल वगैरह जो आर्म्ड फोर्सेस की, और हाई कोर्ट, ये तीन इदारों के बारे में जो है ये उसमें पर्सन में नहीं आते, यानी कि इनके खिलाफ आप रिट नहीं करते। प्रेस्क्राइब्ड लॉ ऑफिसर कौन होता है? इन रिलेशन टू एन एप्लीकेशन अफेक्टिंग द फेडरल गवर्नमेंट, तो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल या इनके बिहाफ पे कोई आ सकता है, और सूबे में जो है एडवोकेट जनरल या इनके बिहाफ पे। ठीक है, तो आज का काम इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले पार्ट के अंदर हम 200 से ऑनवर्ड देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।